नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीए में पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे बीए 6 सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 के यूनिट फर्स्ट। इसके पहले हमने 2 वीडियो कवर किया है। आज हम देखेंगे अनुसंधान के चरण। इसके पहले हमने अनुसंधान के बारे में देखा था, फिर उसके उद्देश्य के बारे में देखा था। अब हम देखेंगे अनुसंधान के चरण। जो हमारा अनुसंधान या खोज होता है वो कितने चरणों में पूरा होता है, क्योंकि इसके कुछ चरण होते हैं। एक चरण के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चरण आता जाता है। तो उसी हिसाब से जो हमारा अनुसंधान का कार्य होता है वो पूरा होता है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी कोई सा भी कार्य हम उठा के करने लगें तो वो अनुसंधान हो जाता है। तो आगे इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से एक कार्य के बाद दूसरा किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान अथवा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान एक लंबी प्रक्रिया है। अनुसंधान का लक्ष्य नए ज्ञान की खोज करना तथा पुराने ज्ञान की जांच करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ता को अनेक चरणों या अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। अब वही चरण व अवस्थाएं हम देखेंगे। तो सभी अनुसंधान कार्यों में निम्नलिखित चरण या अवस्थाएं निहित होती है। अब हम देखेंगे वो कौन कौन से चरण होते हैं। सबसे पहला चरण है अनुसंधान समस्या। अगर किसी चीज़ की हमें खोज करना है, किसी की समस्या का समाधान करना है, तो सबसे पहले हमें समस्या देखनी पड़ेगी कि समस्या क्या है। जब तक हम समस्या नहीं देखेंगे तब तक उसके जड़ तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहली प्रक्रिया अनुसंधान समस्या। इसमें किसी भी अनुसंधान की पहली अवस्था या चरण समस्या होती है। समस्या के बिना अनुसंधान कार्य आरंभ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बिना किसी समस्या के हम कौन सी खोज करेंगे या क्या करेंगे। यह बात मनोवैज्ञानिक अनुसंधान अथवा सामाजिक अनुसंधान पर ही लागू होती है। जैसे कुछ समस्या का चयन देखते हैं। जैसे अनुसंधान समस्या ऐसे प्रश्न के रूप में होती है जिसका कोई तत्कालिक उत्तर उपलब्ध नहीं होता है। जैसे कैंसर क्यों होता है, तो एक ही दिन में कैंसर थोड़ी हो जाता है, तो एक ही दिन में उसका तत्कालिक उत्तर थोड़ी मिल जाएगा। यह एक अनुसंधान समस्या है, क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर हमें मान लीजिए कैंसर के बारे में ही शोध करना है, तो कैंसर के पहले समस्या का पता लगाना पड़ेगा कि किस समस्या से ये होता है, तब ना हम कैंसर तक पहुँचेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ चरण होते हैं। आगे देखते हैं। इस अवस्था में अनुसंधानकर्ता कई स्रोतों की सहायता से अपनी रुचि के अनुसार किसी समस्या का चयन करता है। विशेष रूप से पुस्तक, पत्रिकाएं, अनुसंधान सार, विश्व ज्ञान कोश आदि की सहायता से अनुसंधान समस्या को ढूंढ निकाला जाता है। अगर हम ग्राफिकल माध्यम से एक बार सारे चरणों को स्टेप बाय स्टेप देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले जो होती है अनुसंधान समस्या, सबसे पहले हम समस्या का चयन करते हैं। उसके बाद है साहित्य समीक्षा, जो उसका लिटरेचर होता है उसकी हम समीक्षा करते हैं, रिव्यू लेते हैं कि मतलब क्या कैसे है। उसके बाद है परिकल्पना का निर्माण, जो हमारी सोच समझ की क्षमता होती है उस हिसाब से हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है अनुसंधान अभिकल्प, जो हमारा अनुसंधान होता है उसका पूरा डिजाइन तैयार करते हैं हम, किस तरीके से हमका कौन सा कार्य कब करना है। उसके बाद है प्रदत्त संग्रह। उसके बाद जो इतना कार्य होने के बाद हम उस डाटा को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जो भी अभी तक हमने रिपोर्ट तैयार किया या जो भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसको हम क्या किए हैं, कलेक्ट करके रखे हुए हैं। उसके बाद अगला है परिणाम एवं विवेचन। अब जो भी अभी तक हमने किया है उसका क्या परिणाम निकला है या उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सबसे लास्ट चरण होता है अनुसंधान की रिपोर्ट तैयार करना। आपने सबसे पहला चरण देखा तो अनुसंधान की समस्या होती है, और सबसे लास्ट चरण जो है अनुसंधान की रिपोर्ट तैयार करना। इस तरीके से जो अनुसंधान की प्रक्रिया होती है इतनी प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है। तो अभी तक हमने समस्या देखा, अब हम दूसरा चरण देखेंगे, परिचय। अनुसंधान की यह दूसरी अवस्था या दूसरा चरण है। इस अवस्था में अनुसंधानकर्ता अपनी अनुसंधान समस्या का परिचय देता है कि कौन सी समस्या है। वह समस्या के विभिन्न घटकों की व्याख्या करता है। जैसे मान लें कि अनुसंधानकर्ता के सामने समस्या यह है कि रूढ़िवाद पर संज्ञानात्मक कारकों तथा असंज्ञानात्मक कारकों का प्रभाव किस रूप में पड़ता है।
इस समस्या के मुख्य 3 घटक हैं, जैसे रूढ़िवाद, संज्ञानात्मक कारक और असंज्ञानात्मक कारक। अतः यहाँ अनुसंधानकर्ता इन तीनों घटकों के अर्थ तथा इसके स्वरूप की व्याख्या प्रस्तुत करेगा। जैसे आपने देखा कि जो अनुसंधान करता है उसके सामने 3 कंडीशंस रखी गई, उसको 3 बातें बताई गई। तो सबसे पहले वह इस बातों को जानने की कोशिश करेगा कि ये है क्या। जैसे सबसे पहले वो जानने की कोशिश करेगा कि रूढ़िवादी क्या है, संज्ञानात्मक क्या है तथा असंज्ञानात्मक कारक क्या है। पहले उसके बारे में जानेगा तभी वह आगे बढ़ेगा। उसके बाद तीसरा है साहित्य समीक्षा। इसमें क्या है, इस अवस्था में अनुसंधान समस्या से संबंधित साहित्य की समीक्षा की जाती है। दूसरे शब्दों में अनुसंधानकर्ता ऐसे अध्ययनों का पुनरावलोकन करता है जो अनुसंधान समस्या से प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो इसमें जांच की जाती है, जो भी समस्या होती है उसके बारे में जांच की जाती है तथा समस्या के लाभ देख लेते हैं, जो लाभ इसको जांच करने से जो लाभ होते हैं। जैसे प्रस्तुत अनुसंधान समस्या के संबंध में अनुसंधानकर्ता को इस बात की जानकारी मिलती है कि वो अनुसंधान कहाँ तक सार्थक है। उसके बाद है अध्ययन की दिशा निर्धारित करने में सुविधा होती है, परिकल्पनाओं के निर्माण करने में मदद मिलती है। अध्ययन करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनकी विवेचना करने तथा परिकल्पनाओं की स्वीकृत या अस्वीकृत के तर्क आधार की व्याख्या करने में सुविधा रहती है। तो इस तरीके से आपने देखा इसके लाभ क्या होते हैं। इसके लाभ इस तरीके से होते हैं कि जैसे स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा डाटा जो होता है हमारे पास हम कलेक्ट होता रहता है, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते रहते हैं। अगला है परिकल्पनाएं। अनुसंधान की इस अवस्था में परिकल्पना अथवा परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। परिकल्पना होता है सोचना समझना, कहाँ तक हम किस टॉपिक पे सोच सकते हैं। परिकल्पना का अर्थ वह अनुमानित कथा है जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता वास्तविक अनुसंधान से पहले ही करता है। इस अनुमानित कथन में अनुसंधान के परिणामों के संबंध में भविष्यवाणी की जाती है। जैसा कि हमने बताया कि परिकल्पना का मतलब होता है अगर कोई हमको समस्या बताई गई है तो उसके बारे में उसका रिजल्ट आने से पहले हम कहाँ तक किस हिसाब से सोच सकते हैं उसको परिकल्पनाएं की जाता है। जैसे हम ये सोच सकते हैं कि जैसे अभी आपने देखा कैंसर का उदाहरण दिया गया था, तो हमको नहीं पता कैंसर किस चीज़ से होता है, तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो परिणाम के पहले ही हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं उसको क्या कहा जाता है, परिकल्पना। जैसे परिकल्पनाओं का निर्माण करते समय अनुसंधानकर्ता को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे परिकल्पना का अनुसंधान समस्या से संगत होना आवश्यक है। परिकल्पना ऐसी हो जो कथन के रूप में हो। परिकल्पना का कथन ऐसा हो जिसमें समस्या के 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध के बारे में पूर्व कथन किया गया। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो परिकल्पना हम कर रहे हैं वह हमारे शोध से संबंधित होना चाहिए। उसके बाद अगला चरण देखते हैं अध्ययन विधि। इस चरण या अवस्था में निम्नलिखित 3 बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले देखते हैं प्रतिदर्श, जो सैंपलिंग होती है। इस अवस्था में अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के प्रतिदर्श के संबंध में निर्णय करता है। जो उसने अध्ययन किया है, जो अभी तक उसने खोज किया है उसके बारे में वो निर्णय लेता है। यहाँ इस बात का निर्णय किया जाता है कि प्रस्तुत अध्ययन में किस प्रकार का प्रतिदर्श होगा तथा प्रतिदर्श का आकार क्या होगा, किस आयु समूह के प्रयोज्य होंगे इत्यादि। तो इस तरीके से अनुसंधानकर्ता यह निर्णय ले सकता है कि इस अध्ययन में उद्देश्यानुसार आकस्मिक प्रतिदर्श का व्यवहार किया जाएगा। तो आपने देखा प्रतिदर्श जो होता है उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद अगला है अध्ययन विकल्प। इस अवस्था में अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के लिए किसी उचित अविकल्प का चयन करता है। जो वो अध्ययन कर रहा है जो कोई उचित अविकल्प है उसका चयन करता है। और अविकल्प 2 तरीके होते हैं, एक प्रयोगात्मक अविकल्प, एक अप्रयोगात्मक। एक प्रयोग करके देखा जाता है, एक तार्किक क्षमता के हिसाब से लिया जाता है। तो अनुसंधानकर्ता आवश्यकता अनुसार किसी एक अविकल्प का चयन करता है। जैसे उपयुक्त अनुसंधान समस्या के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता अप्रयोगात्मक अनुसंधान अविकल्प व्यवहार करने का निर्णय ले सकता है। तो इस तरीके से इसमें 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं उपकरण तथा परीक्षण।
इस अवस्था में उन उपकरण तथा परीक्षणों के संबंध में निर्णय लिया जाता है जिसका उपयोग अनुसंधान कार्य में करना होता है। तो संबंधित जो उपकरण होते हैं उसके बारे में, जो परीक्षण करना है उसके बारे में निर्णय लिया जाता है। प्रत्येक अनुसंधान में आंकड़ों के संग्रह के लिए कुछ विशेष उपकरण तथा परीक्षणों का व्यवहार किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें क्या किया जाता है, उपकरण का परीक्षण किया जाता है। अगला है सांख्यिकीय विधि। इसमें क्या है, इस अवस्था में आंकड़ों के विश्लेषण तथा निरूपण के लिए व्यवहार की जाने वाली सांख्यिकीय विधियों के संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है। जो सांख्यिकीय जो नंबर में होते हैं, जैसे इस अवस्था में आंकड़े जो वो डीआई जो तैयार किया जाता है उसके जो विश्लेषण होता है उसके व्यवहार में की जाने वाली जो सांख्यिकीय विधि होती है उससे संबंधित कोई डिसीजन लिया जाता है कि ये कहाँ तक सही है। उसके बाद सांख्यिकीय विधियों का परीक्षणों में टी अनुपात, काई वर्ग, सहसंबंध विधि, प्रसरण विश्लेषण आदि महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद अगला है पायलट अध्ययन। बृहद रूप से अध्ययन करने से पहले अनुसंधानकर्ता छोटे पैमानों पर अध्ययन करता है जिसको प्रारंभिक अध्ययन अथवा पायलट अध्ययन कहा जाता है। जैसे कोई बड़ा अगर पार्ट होता है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम छोटे छोटे पार्ट में उसको समझते हैं, फिर हम बड़े तक डिसीजन लेकर के पहुंचते हैं। उसको क्या कहा जाता है, पायलट या बृहद के रूप में। उसके बाद अगला है परीक्षण, संचालन और प्रदत्त संग्रह। इसमें क्या है, जो अनुसंधान की अवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में काफ़ी सावधानी की आवश्यकता भी पड़ती है। इस अवस्था में वास्तविक अनुसंधान शुरू किया जाता है। निर्धारित समय तथा स्थान के अनुसार अनुसंधानकर्ता प्रयोज्यों के पास जाता है और उन पर अपेक्षित परीक्षणों का संचालन करता है। यहाँ तक अभी आपने देखा कि अभी तक उसने धीरे धीरे सोच समझ किया जिस भी तरीके से एक डीआई तैयार किया था, लेकिन अब ये क्या होता है, जो परीक्षण, संचालन और प्रदत्त संग्रह होता है, यहाँ पे वह वास्तविक जगह पे पहुँच करके अपना जो इकट्ठा किया हुआ संग्रह होता है उसको कोरिलेट करने की कोशिश करता है। इसमें कई सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है। जैसे इस बात का भरसक प्रयास किया जाता है कि प्रयोज्य दिए गए निर्देशों को अच्छी तरीके से समझ लें। जब सामूहिक रूप से परीक्षण का व्यवहार किया जाता है तो इस बात का भी भरपूर प्रयास किया जाता है कि प्रयोज्य एक दूसरे से पूछताछ ना करें अथवा एक दूसरे के उत्तरों की नकल ना करें। सब अपनी अपनी खोज करें और अपने अपने डीआई को प्रस्तुत करें। अनुसंधानकर्ता सदैव सतर्क रहता है ताकि परीक्षणों का संचालन समुचित और सही रूप से हो सके। अगला है परिणाम एवं विवेचन। अनुसंधान की इस अवस्था में परिणामों की विवेचना की जाती है। इसमें क्या है कि जो भी अभी तक हमने किया है उसका रिजल्ट देखा जाता है और उस पर डिस्कस किया जाता है। जैसे प्रत्येक स्वतंत्र चर से संबंधित परिणाम को एक तालिका में प्रस्तुत करने उसकी विवेचना की जाती है। तालिका जो अभी हमने बताया था कि एक डीआई में सभी जितने भी कलेक्शन ऑफ डाटा होते हैं, जितने भी डाटा हमारे पास होते हैं उसको डीआई के माध्यम से हम दर्शाते हैं। उसके बाद उसका परिणाम देखते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। इस बात की व्याख्या की जाती है कि इस चर से संबंध में जो परिकल्पना बनाई गई थी वह सही प्रमाणित हुई है या गलत प्रमाणित हुई है। अगर सही हुई है तो ठीक है, अगर गलत हुई है तो उस पर फिर से प्रयास करके उसको सही किया जाता है। उसके बाद अगला है वैज्ञानिक सामान्यीकरण। अनुसंधान की इस अवस्था में जो प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण तथा निरूपण से पाए गए परिणाम होते हैं का सामान्यीकरण किया जाता है। जो इसमें क्या होता है, जो भी आंकड़े या विश्लेषण हमें प्राप्त हुए होते हैं उनको ठीक से समझा जाता है। दूसरे शब्दों में जो परिणाम थोड़े से लोगों के संबंध में प्राप्त होता है उसे उस तरह के सभी लोगों पर लागू किया जाता है। जैसे कोई चीज़ है, किसी के ऊपर परीक्षण किया गया है, ये थोड़े से लोगों के ऊपर किया गया है और अधिक विश्वसनीयता होने के लिए और सारे लोगों पर परीक्षण किया जाता है। जैसे चैपलिन ने कहा है कि सामान्यीकरण का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी निर्णय को व्यक्तियों, वस्तुओं तथा घटनाओं के संपूर्ण वर्ग पर लागू किया जाता है। जैसे थोड़े लोगों पर हम लागू करके देखते हैं, अगर वह सही होता है फिर ज़्यादा लोगों पे करते हैं, फिर और ज़्यादा लोगों पे करते हैं, तो इस तरीके से हमें पूरा विश्वसनीय रिजल्ट प्राप्त होता है। इसमें हम देखेंगे यह हमारे चरण की सबसे लास्ट चरण है, अनुसंधान की रिपोर्ट तैयार करना। इसके पहले तक हमने जो भी अपना रिसर्च किया था या जो भी डाटा इकट्ठा किया था अब उसको हम एक रिपोर्ट के रूप में तैयार करेंगे और उसको सबमिट करेंगे। इसमें क्या अनुसंधान की अंतिम अवस्था है।
इस अवस्था में अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्यों के विभिन्न चरणों या अवस्थाओं तथा प्राप्त परिणामों के संबंध में एक प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार करता है। जो भी अभी तक उसने किया है उसका एक रिपोर्ट तैयार करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी जागरूक एवं उत्सुक लोगों को अनुसंधान के परिणामों से अवगत कराना होता है कि एक अच्छा परिणाम या अच्छा शोध कैसे किया जाता है। गुडे एवं हाइट ने कहा है कि अनुसंधान के परिणाम केवल अनुसंधानकर्ता तक ही सीमित न रहे बल्कि उससे दूसरे उत्सुक लोगों तक भी पहुंच सके और इसीलिए अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक होता है। इस प्रकार की रिपोर्ट से एक दूसरे के अनुसंधानकर्ता को लाभ होता है और दूसरी और सर्व सामान्य लोगों को भी व्यवहारिक जीवन में लाभ पहुंचता है। जैसे इस रिपोर्ट को तैयार करते समय कई बातों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे रिपोर्ट की लंबाई को मध्यम रखने का प्रयास किया जाता है, संप्रत्ययों का व्यवहार सही रूप में करने का प्रयास किया जाता है, विचार तथा भाषा की स्पष्टता का पूरा ध्यान रखा जाता है, सूचनाओं के स्रोतों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है, अधिक तकनीकी शब्दों के उपयोग से बचने का प्रयास किया जाता है क्योंकि रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उद्देश्य परिणामों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना ही नहीं बल्कि उन्हें दूसरे व्यक्तियों द्वारा उनका व्यवहारिक उपयोग किया भी जाना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक रिसर्च के बारे में हमने एक समरी आपको प्रस्तुत की है। तो आज आपका यहाँ पे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड यूनिट कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।